हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ आदिल खान। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं आपके सामने, जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं कि भारत के अंदर संविधान सभा का विकास कैसे हुआ, उसका राइज कैसे हुआ और धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि विश्व में जहां पर भी लोकतांत्रिक देश है या फिर लिखित संविधान है, वहाँ पर जो है संविधान सभा का गठन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभाओं के द्वारा किया गया, और जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि सभा चुनी गई उन्हीं को ही संविधान सभा कहा गया। तो दोस्तों, मैं आपको संविधान सभा की डेफिनेशन कुछ इस तरह बताऊं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित जो प्रतिनिधि मंडल होता है वो क्या कहलाता है? संविधान सभा कहलाता है। दोस्तों, अब देखिए संविधान सभा के इतिहास के बारे में, विकास उसका धीरे धीरे कैसे हुआ। सबसे पहले 1895 ईस्वी में स्वराज बिल के अंदर, जिसे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पारित किया गया था, उसके अंदर संविधान सभा का जिक्र मिलता है और साथ ही साथ स्वराज्य का जिक्र मिलता है। उसके बाद दोस्तों 1922 ईस्वी में धीरे धीरे राष्ट्रवाद का भारत में विकास हुआ। ठीक है, लोग जो है खुद से ही अपने राजनीतिक भविष्य का निर्माण करने की सोचने लगे। ठीक है, उसके बाद 1922 ईस्वी में गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने अपने विचार को प्रस्तुत किया। कहा कि भारत में जो भी संविधान निर्माण होगा वो भारतीयों के सहयोग से होगा, भारतीयों के हित के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1924 ईस्वी में धीरे धीरे संविधान सभा की मांगें उठने लगी। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोग एकत्रित होने लगे। 1924 में नेहरू एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में खुलकर मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की और स्वराज की मांग की थी। लेकिन दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव को अनदेखा कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि अगर हमें आत्मनिर्णय का मौका मिले तो हम अपने भारत के अंदर सभी जाति धर्मों के प्रतिनिधियों को इकट्ठा करके उनकी सहमति से एक ऐसे सभा का निर्माण करेंगे जो हमारी क्या होगी? संविधान सभा होगी, और यही क्या करेगी? हमारे भारत में संविधान का निर्माण करेगी। तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद दोस्तों संविधान सभा की मांगें धीरे धीरे बहुत तेज़ होती गई, और केंद्रीय, यहाँ तक कि केंद्रीय और जो प्रांतीय विधानमंडल थे, इन्होंने जो है प्रस्ताव भी पारित कर लिए थे। उसके बाद 1936 ईस्वी में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, तो दोस्तों इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के अर्थ को लोगों को समझाया, और संविधान सभा का महत्व क्या है ये चीज़ लोगों को बताई गई। उसके बाद दोस्तों 1937 और 38 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस द्वारा संविधान सभा को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया, और ब्रिटिश सरकार से कहा गया कि अब हम भारत में संविधान सभा का निर्माण करके ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हर एक स्वतंत्र देश का अपना एक संविधान होता है, और ये संविधान उस देश की जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया गया। जो निर्वाचित सदस्य होते थे उनको संविधान सभा कहा गया, और यही संविधान सभा ही संविधान का निर्माण करी। और जो लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, यानी कि जो लोग प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखते हैं, वही इस प्रस्ताव का क्या करेंगे? इस प्रस्ताव का 1937-38 वाले प्रस्ताव का विरोध करेंगे। दोस्तों ये बात जो है 1940 में मुस्लिम लीग को लग गई, और मुस्लिम लीग पूरी तरीके से संविधान सभा का बहिष्कार करने लगी। और पहली बार मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की। उसके बाद दोस्तों 1940 ईस्वी में ही ब्रिटिश सरकार ने भी इसका क्या किया? विरोध किया। नहीं माना ब्रिटिश सरकार कि हम आपको संविधान सभा का निर्माण करने नहीं देंगे। उसके बाद उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो
प्रमुख शक्तियां थी, इंटरनेशनल जो पावर थी, उनका ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा और मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार को जो है अगस्त 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर संविधान सभा को स्वीकार करना पड़ा। जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान सभा को स्वीकार कर लिया तो उसके बाद 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। दोस्तों, जैसे ही क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा तो क्रिप्स मिशन ने कहा कि सबसे पहले भारत में एक निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा और वही जो क्या होगा, उनके जो सदस्य होंगे वही क्या होंगे, संविधान सभा के मेंबर होंगे। तो दोस्तों, जो क्रिप्स मिशन ने निर्वाचन मंडल जो बनाया उसके सदस्य जो थे वही क्या हुए, प्रतिनिधि सभा हुए। और क्रिप्स मिशन ने कहा कि ये जो मंडल है, ये जो सभा है, यही सभा जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत में संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ करेगी। लेकिन क्रिप्स मिशन ने कहा कि भारत में संविधान निर्माण का कार्य जो है सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद किया जाएगा। दोस्तों, अब तो ये बात तो भारतीयों को लग गई। भारतीय तो चाह रहे हैं कि हमें तुरंत से तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें संविधान सभा का निर्माण करके दो, हमें संविधान बनाना है। लेकिन भैया ये तो कह रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म करने के बाद। तो भैया सेकेंड वर्ल्ड वार का तो पता नहीं है कब ख़त्म होगा। भारतीय इसके विरोध में खड़े हो गए और भारतीय कहने लगे कि भैया हमको चाहिए तो चाहिए। उसके बाद दोस्तों 1946 ईस्वी में जब संविधान सभा की मांग एकदम ज़ोरों पर चली गई और 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों को लग गया कि भाई अब तो कुछ ना कुछ करके देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी सत्ता तो उखड़ के जाने ही वाली है। यहाँ से 2-4 साल जो टिकने वाले हैं वो भी नहीं रुक पाएंगे। तो मजबूर होकर 1946 ईस्वी में भारत में 24 अप्रैल को दिल्ली कैबिनेट मिशन पहुँचा। और कैबिनेट मिशन जैसे ही दिल्ली पहुँचा, कैबिनेट मिशन ने मई में अपना प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव में उन्होंने संविधान सभा को स्वीकृति प्रदान कर दी। दोस्तों, संविधान सभा को जब उसने स्वीकृति प्रदान कर दी तो अब बात उठी कि भाई संविधान सभा जो होगी, इसके जो सदस्य होंगे उसका निर्वाचन कैसे होगा। फिर भाई कैबिनेट मिशन ने इसका भी उपाय निकाल लिया। कैबिनेट मिशन ने कहा कि इस टाइम तो वयस्क मताधिकार के आधार पर अगर हम निर्वाचन कराएंगे तो ये चीज़ भाई संभव नहीं है। वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन संभव नहीं है भाई। फिर एक उपाय निकाला, उन्होंने कहा कि जो प्रांतीय विधानमंडल हैं भारत में, उन्हीं प्रांतीय विधानमंडलों को निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। और ऐसा ही किया गया। जो प्रांतीय विधानमंडलें थीं, इन मंडलों को क्या किया गया, निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में इनका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद दोस्तों कैबिनेट मिशन ने कहा कि 10 लाख की जो जनसंख्या होगी वहाँ से, उस प्रदेश से, उस राज्य से, उस शहर से संविधान सभा का एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र से संविधान सभा का एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। उसके बाद दोस्तों संविधान सभा के दूसरे सदस्यों के बारे में कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो जातियां हैं और जो जनजातियां हैं उसका नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं उसको मेंबरशिप दिया जाएगा, संविधान सभा का मेंबर उसे चुना जाएगा। फिर दोस्तों संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी टोटल निर्धारित की गई, 389 निर्धारित की गई। दोस्तों 389 जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन सदस्यों में 292 जो सदस्य थे वो थे प्रांतों से और 93 सदस्य जो थे वो थे देशी रियासतों से और 4 सदस्य थे कमिश्नर। दोस्तों और जो संविधान सभा के जो सदस्य थे 389, इनको 3 पार्ट में बांटा गया था। पहला हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के सदस्य, दूसरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के सदस्य और तीसरा था सिख बाहुल्य क्षेत्र के सदस्य। दोस्तों उसके बाद देखिए सबसे पहली बार संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया और वो निर्वाचन जो है 296 सदस्यों का किया गया। 296 सदस्यों में से 208 सदस्य कांग्रेस के निर्वाचित
हुए और 73 सदस्य मुस्लिम लीग के और अन्य सदस्य 15 निर्वाचित हुए। अब जब यहाँ पर मुस्लिम लीग को लगा कि हमें बहुमत नहीं मिली है तो मुस्लिम लीग संविधान सभा का क्या करने लगी, बहिष्कार करने लगी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता दूं कि संविधान सभा के जो टोटल सदस्य थे उन सदस्यों में अनुसूचित जो जनजाति के सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी, 33 थी। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या 33 थी और टोटल 389 सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। ठीक है दोस्तों दिसंबर 1946 ईस्वी में पहली बार संविधान सभा की बैठक जो है दिल्ली के पुस्तकालय भवन में की गई और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इस संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुने गए, परमानेंट सदस्य नहीं चुने गए। ठीक है, और जब 1946 ईस्वी में इसका जो है इसकी बैठक जो है दिल्ली में सचिवालय भवन में पुस्तकालय भवन में हुई तो मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया। ठीक है, पूरी तरीके से इसका बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग बड़े ज़ोरों शोर के साथ प्रारंभ कर दी। दोस्तों 11 दिसंबर 1946 के बाद के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है संविधान सभा का परमानेंट सदस्य चुन लिया गया। उसके बाद दोस्तों सदस्य चुनने के बाद जो संविधान सभा थी उसकी कार्यवाही जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्तावना को पढ़ करके शुरू की गई। उद्देश्य और प्रस्तावना को पढ़ करके संविधान सभा की कार्रवाई शुरू की गई। दोस्तों संविधान सभा द्वारा जनवरी 1947 ईस्वी में प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। जो प्रस्तावना थी उद्देशिका थी जो थी उसको स्वीकार कर लिया गया और इसमें 8 दिनों तक संविधान सभा में चर्चा हुई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए क्या किया, कई सारी समितियां बनाई। इन समितियों में सबसे पहले थी वार्ता समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और उसके बाद दूसरी थी संघ संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद दोस्तों तीसरी थी प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाले, जिसकी जो है अहमदाबाद में सबसे ऊंची मूर्ति बनी है, सबसे ऊंची यानी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चौथा हमारा जो था वो था संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, और इसके अध्यक्ष भी कौन थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और सबसे लास्ट जो थी हमारी प्रारूप समिति थी, पांचवी हमारी प्रारूप समिति थी और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे हमारे कानून के पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। और 1947 के अगस्त महीने में प्रारूप समिति को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया जिसके अंदर टोटल 7 सदस्य थे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी फॉर हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगली वीडियो हम प्रारूप समिति के बारे में बनाएंगे, प्रारूप समिति के बारे में, और उसमें हम विस्तार पूर्वक प्रारूप समिति के बारे में बात करेंगे और पूरी तरीके से कैसे हमारे धीरे धीरे संविधान का निर्माण हुआ, इसके बारे में, पूरे संविधान का निर्माण तक की सारी चीज़ों को हम उसमें कवर करेंगे। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।